everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. My dear students, how are you? I hope you are doing very well in your preparation for your exam. So now we will discuss question number 3. Explain the sonnet Good Marrow, full story, summary and theme by John Donne. आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आज हम किस अपने लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं अपने इस चैनल हर घर इंग्लिश पर। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स जो इग्नू यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स कर रहे हैं इन इंग्लिश लिटरेचर, उनके लिए ये वीडियो प्लस ये चैनल बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि हम आपके साथ वहाँ पर डिस्कस करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रिपरेशन, ताकि आप एक अच्छा स्कोर अचीव करें अपने एग्ज़ाम में। चलिए आज इसी को आगे बढ़ाते हुए सीरीज़ को आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जिस लॉन्ग क्वेश्चन को, वो है एक सोनेट जिसका नाम है गुड मैरो। लिखने वाले हैं हमारे जॉन डन। जॉन डन को तो आप जानते ही हैं, मेटाफिजिकल पॉइंट है ना ये। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अगर इस तरह से देखने को मिले तो आप इसका आंसर यही लिखिएगा, क्योंकि हम जिस तरह का आंसर अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो कई क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। सेकंड क्वेश्चन आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है, एनालिसिस द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम गुड मैरो बाय जॉन डॉन। आपको इस पोएम का जिसका नाम है गुड मैरो, लिखने वाले हैं जॉन डॉन, इनका एनालिसिस द क्रिटिकल एप्रिसिएशन देना है इस पोएम का। तब आप इसको इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन आता है तो भी आप यही आंसर नोट डाउन करेंगे, और अगर जैसा मैंने आपको बताया अगर फुल स्टोरी समरी पूछी जाती है, थीम पूछी जाती है, तो भी आप इसी टाइप से क्वेश्चन को अपने अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, मेरे सभी स्टूडेंट जो कि मेरे चैनल थ्रू हर घर इंग्लिश के थ्रू अपनी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे सिर्फ मेरी एक ही बात कहना है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए इसी तरह एक अच्छा वर्क लेकर के आती रहूं अपने वीडियो के थ्रू, और आप एक अच्छा स्कोर अचीव करते रहें। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं आंसर की। आंसर तो मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आपको हेडिंग मेंशन ज़रूर करनी है। आंसर में आप हेडिंग मेंशन करिए, एक्सप्लेन द सोनेट गुड मैरो, फुल स्टोरी, समरी एंड थीम बाय जॉन डन। इंट्रोडक्शन अब हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग हो जाती है। द गुड मैरो इज़ ए फेमस मेटाफिजिकल पोएम बाय जॉन डन। गुड मैरो एक बहुत ही मेटाफिजिकल पोएम है, बहुत फेमस पोएम है, लिखने वाले जॉन डॉन हैं। इन दिस पोएम डॉन सेलिब्रेट्स ट्रू लव एंड द स्पिरिचुअल यूनियन बिटवीन टू लवर्स। डॉन यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं उस सच्चे प्यार को, और साथ ही उस सच्चे प्यार में आध्यात्मिकता भी जुड़ी हुई है, ध्यान रखिएगा, जो दो प्रेमियों के बीच में होती है। तो जॉन डन ने यहाँ पर सेलिब्रेशन किया उस सच्चे प्यार का, जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी जुड़ी हुई थी, यानी कि वो भी उसके बीच में थी। दोनों लवर्स के बीच में किस तरह से सच्चा प्यार पनपता है, फिर उस सच्चे प्यार को किस तरह एक स्पिरिचुअल पॉइंट पर लेकर जाते हैं। द पोएम सजेस्ट दैट जेन्युइन लव awakens people to a new and meaningful life। उनका कहना ये है कि ये पोएम पूरी तरह सजेस्ट करती है उस जेन्युइन लव को, उस जेन्युइन प्यार को, जिसमें लोग जागरूक होते हैं और अपनी ज़िंदगी को नए अर्थ देते हैं। यानी यहाँ पर जॉन डन का कहना यह था कि प्यार करना बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन में किसी व्यक्ति ने प्यार नहीं किया तो इट मीन्स उसने जीवन के अर्थ को नहीं तलाश किया। जीवन का अर्थ वही तलाश कर पाएगा जिसने सच्चा प्यार कभी किसी से किया होगा, जॉन डन की थीम के अकॉर्डिंग। अंडरस्टूड? समरी ऑफ द पोएम। The poem begins with the speaker reflecting on his life before he met his beloved। पोएम की शुरुआत होती है, एक स्पीकर है यानी कि एक बोलने वाले हैं, यानी हमारे पॉइट, ऐसे ही मान लेते हैं कि हमारे पॉइट ने एक स्पीकर को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर दिखाया है। यहाँ पर पोएम की शुरुआत होती है कि स्पीकर है और वो अपनी लाइफ किस तरह उसकी रिफ्लेक्ट हो रही है, और उसका ज़िंदगी क्या थी जब तक वो अपनी बिलव्ड से नहीं मिला था। तो उसकी बिलव्ड से मिलने से पहले उसकी लाइफ क्या थी, वो उसके बारे में बात करता है। तो पोएम की शुरुआती यहाँ स्टार्टिंग लाइन्स में यही दिखाई गई कि स्पीकर अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है। ही वॉन्डर्स दैट दे डिड बिफोर दे फेल इन लव। ही वॉन्डर्स दैट दे डिड बिफोर, उसके पहले वो बस ऐसे ही घूमता रहता था जब तक कि वो प्यार में नहीं पड़ा था। यानी उसके पहले उसके ऊपर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी या किसी तरह का कोई इमोशंस, किसी तरह का कोई प्यार का एहसास उसके अंदर नहीं था, जब तक कि वो प्यार में नहीं पड़ा था। ही फील्स दैट देयर अर्लियर लव्स वर चाइल्डिश एंड इनकम्प्लीट। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी जो पुरानी ज़िंदगी थी वो एकदम बच्चों वाली थी और कहीं न कहीं इनकम्प्लीट भी थी। लाइक ए ड्रीम फ्रॉम विच दे हैव नाउ अवेकन। उसे लगता है कि जो मैंने ज़िंदगी जी है वो अभी तक एक सपने की तरह थी, जागा तो मैं अभी-अभी हूँ। यानी जब से उसकी बीलव्ड उसकी लाइफ में आई है, तब से उसको फ़ील होता है कि ज़िंदगी के प्रति तो वो अभी जागा है। इसके पहले तो वो बच्चों की तरह ज़िंदगी जी रहा था और उसकी लाइफ एकदम सपने की तरह थी।
ओके, इन द सेकंड स्टेंजा। ये तो था फर्स्ट स्टेंजा, आप इसको फर्स्ट स्टेंजा भी कह सकते हैं या फिर यहाँ से स्टार्टिंग होती है पोएम की। अंडरस्टूड? इन द सेकंड स्टेंजा द स्पीकर डिस्क्राइब्स हाउ देयर लव हैज क्रिएटेड ए न्यू वर्ल्ड। स्पीकर यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह प्यार ने उसको एक नया संसार क्रिएट करके दिया, यानी एक नया संसार बना करके दिया। अनलाइक एक्सप्लोरर्स हु सर्च फॉर न्यू लैंड्स एंड डिस्कवरीज, द लवर्स फाइंड एवरीथिंग दे नीड इन ईच अदर। आगे वो ये भी कहता है कि उसने जैसे एक नई ज़मीन पा ली हो, उसने एक नया आसमान खोज लिया हो। उसे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे उसने नई चीज़ों को ज़िंदगी में पा लिया हो, नई चीज़ों को ज़िंदगी में खोज कर ली हो। और साथ ही उसे लगता है एक प्रेमी के तौर पर जैसे कि हमने एक-दूसरे को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, वो जाकर के अब हमने एक-दूसरे की नीड को पूरा किया। देयर रिलेशनशिप फॉर्म्स ए कंप्लीट एंड परफेक्ट यूनिवर्स। उसे लगता है कि उनका रिलेशनशिप पूरे संसार में सबसे ज़्यादा कंप्लीट और परफेक्ट रूप में दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो स्पीकर है, उसे अपनी बीलव्ड के साथ में जो उसका रिलेशनशिप है, वो एकदम कंप्लीट दिखाई देता है, पूर्णता लिए हुए परफेक्ट दिखाई दे रहा है पूरे संसार में। दे look into each other's eyes and see honesty, trust and deep affection. जब वो एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, तो उन्हें ईमानदारी दिखाई देती है, उन्हें विश्वास दिखाई देता है, उन्हें गहरा अफेक्शन दिखाई देता है, यानी गहरा स्नेह दिखाई देता है। तो ऐसा कब होता है? जब वो जो दोनों लवर्स हैं, जब वो आपस में एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, तो उनको ऑनेस्टी, ट्रस्ट एंड डीप अफेक्शन दिखाई देता है। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स? आप समझ गए होंगे कि हमारा सेकंड स्टेंजा क्या बात करता है। इन द फाइनल स्टेंजा द स्पीकर एक्सप्लेन्स दैट देयर लव इज बैलेंस्ड एंड इक्वल। स्पीकर ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया किस तरह उनका प्यार संतुलित है और समानता के आधार पर आधारित है, यानी वो प्यार में समानता की बात करते हैं और अपने प्यार में बैलेंस की बात कर रहे हैं। नेदर लवर डोमिनेट्स द अदर बिकॉज देयर लव इज प्योर एंड हार्मोनियस। उसके प्रेमी ने कभी उसको डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की, यानी कि जैसे प्रेमी प्रेमिकाओं के ऊपर अपना हक जताते हैं, अपनी डोमिनेंसी दिखाते हैं, अपनी प्रधानता दिखाते हैं, तो वैसा कुछ नहीं था, बल्कि जो प्रेमी था वो समानता का मतलब फ़ेवर करता था और अपनी बीलव्ड को भी उतना ही सम्मान देता था जितना कि उसका खुद का अपने प्रति सम्मान था। तो यहाँ पर प्रेमी को दिखाया गया कि उसने कभी उसे डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसका प्यार एकदम शुद्ध और प्योर था और साथ ही आनंदमय था, मतलब खुशी देने वाला था। इट इज़ फ्री फ्रॉम डीके एंड सेपरेशन। वो आज़ाद थे, उनका प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, वो कभी अलग नहीं होंगे। इस बात से तो वो एकदम ही फ्री माइंड रहता था हमारा लवर, क्योंकि उसको ये यकीन था कि ऐसा कभी होगा ही नहीं। द स्पीकर बिलीव्स दैट सच परफेक्ट लव कैन नेवर डाई। साथ ही हमारे स्पीकर का ऐसा विश्वास भी है कि उसका प्यार क्योंकि परफेक्ट है, जो कभी नहीं मर सकता या जिसकी मौत कभी नहीं हो सकती। स्पीकर को ये विश्वास है अपनी बीलव्ड के ऊपर। थीम ऑफ द पोएम। थीम ऑफ द पोएम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इस तरह से हेडिंग मेंशन करते हुए चलेंगे, तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूँ। अगर आप इस तरह की हेडिंग डालते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है और कहीं न कहीं ये थीम ऑफ द पोएम आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तभी आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, अगर आप इस तरह की हेडिंग्स को डालते हुए चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं थीम ऑफ द पोएम में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रू लव एज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी सच्चा प्यार है और आध्यात्मिकता की और जागरूकता है। द सेंट्रल थीम इज दैट ट्रू लव awakens people from an incomplete existence and gives life a deeper meaning. द सेंट्रल थीम सच्चे प्यार को जागरूक लोगों का एक मतलब अगर देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक बता रही है, यानी जागरूक लोग वही हैं जो कि ट्रू लव करते हैं। सेंट्रल थीम इसकी यही है। फ्रॉम एन इनकम्प्लीट एग्जिस्टेंस, वो कहते हैं अगर किसी ने सच्चा प्यार नहीं किया तो जाहिर सी बात है वो लोग कभी जागरूक नहीं हो पाए, वो कभी पूर्ण नहीं हो पाए, उनका अस्तित्व कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। एंड गिव्स लाइफ ए डीपर मीनिंग, ना ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गहरे अर्थ दिए हैं। हालांकि एक हेडिंग थी टू लव स्पिरिचुअल अवेकिंग, लेकिन मुझे लगता है टाइपिस्ट से गलती हुई, वो नहीं ध्यान दे पाए कि इसको हेडिंग के तौर पर यहाँ पर लिखना था, एज ए हेडिंग यहाँ शो करना था। चलिए आप समझ जाइएगा, टू लव इज ए स्पिरिचुअल अवेकिंग फर्स्ट हेडिंग है। ओके। सेकंड हेडिंग, यूनिटी एंड कंप्लीटनेस, यानी क्या होता है ट्रू लव में? यूनिटी आती है अगर सच्चा प्यार है बिलव्ड के बीच में और लवर के बीच में, तो और उनको पूर्णता मिलती है। द लवर्स बिकम वन सोल एंड वन वर्ल्ड। लवर्स हमेशा एक आत्मा और एक संसार बन जाते हैं। देयर लव क्रिएट्स ए सेंस ऑफ फुलनेस एंड फुलफिलमेंट। ओके। उनका प्यार क्रिएट करता है एक
चारों ओर एक ऐसा वातावरण, एक ऐसी भावना जो उनको पूर्ण कर देता है, उनकी हर कमी को पूरा कर देता है, उनको फुलफिलमेंट से भर देता है। अंडरस्टूड? तो सच्चा प्यार हमेशा क्या करेगा? वो 2 लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं जीते, बल्कि वो एक आत्मा, एक संसार की तरह ज़िंदगी जीते हैं। उनका वो सच्चा प्यार ही उनके चारों ओर उनकी सारी कमियों को फुलफिलमेंट कर देता है और संपूर्ण भावनाएँ जो हैं उनकी, वो एक-दूसरे के प्रति होती हैं। थर्ड नंबर heading is the equality in love. Dawn emphasizes that both lovers are equal partners. डॉन पूरी तरह जोर देकर कहते हैं कि दोनों ही प्रेमी क्योंकि इक्वल पार्टनर से समानता की बात करते हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि लवर कभी भी अपनी बेलव को दबाकर नहीं रखता, ना ही उसके ऊपर किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है, ना ही उसका हैरेसमेंट कर रहा है, बल्कि वो इक्वलिटी की बात कर रहा है। तो डॉन पूरी तरह जोर देकर कहते हैं कि दोनों ही लवर्स इक्वल पार्टनर्स हैं। देयर बैलेंस्ड रिलेशनशिप मेक्स देयर लव स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग। उनका जो ये संतुलित रिलेशनशिप है, वो उनके प्यार को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और लंबे समय तक चलाने के लिए ज़रूरी है। यानी उनका ये बैलेंस्ड रिलेशनशिप उनके प्यार को बहुत लंबे समय तक चलाने के लिए और मज़बूती से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनका रिलेशनशिप बैलेंस्ड बनाता है। नंबर 4, इमॉर्टलिटी ऑफ लव, यानी प्यार की अमरता। The poem suggests that pure and mutual love transcends time and mortality, becoming eternal. पोएम सजेस्ट करती है कि किस तरह पवित्रता और म्यूचुअल लव, अगर प्यार हमारा कैसा है, परिपक्व है और हमारा पूरी तरीके से प्योर है, तो वो क्या करेगा? वो हमेशा टाइम के साथ कभी नहीं बदलेगा, बल्कि वो अमरता को प्राप्त करेगा, बिकमिंग इटर्नल। समझ में आया? यानी कि वो और ज़्यादा अमर और ज़्यादा गहरा होता चला जाएगा। अगर दो लवर्स के बीच में सच्चा प्यार है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो आपस में म्यूचुअल लव करते हैं, प्योर लव करते हैं, तो फिर वो अमरता को समय के साथ वो कहीं कभी भी खराब नहीं होगा, समय के साथ मतलब टाइम के साथ में उसके ऊपर कभी किसी तरह की कोई भी फैटनेस नहीं आएगी और वो इमॉर्टैलिटी को प्राप्त करेगा। वो कहीं कभी भी जो है मतलब क्या होगा कि वो इमॉर्टल रहेगा और मॉर्टैलिटी उसको कभी नहीं छू पाएगी और वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट कंक्लूज़न। कंक्लूज़न को समझाने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं एक अच्छी वीडियो और इसी तरह से अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँ। ओके, सॉरी। ओके, कंक्लूज़न। कंक्लूज़न को समझाने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब चैनल अगर आप देखेंगे, कहीं पर भी आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ये हमारी एक पहल है अपने इस चैनल के थ्रू, ताकि हम बच्चों की मदद कर सकें, जो बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं और जिन्हें टाइम की कमी की वजह से ट्यूशन नहीं मिल पाता है, कोचिंग नहीं मिल पाता। तो देखा जाए तो मैं ऐसे बच्चों की हेल्प करने के लिए ही इस तरह के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अपने वीडियोज़ में अपलोड कर रही हूँ। ठीक है? तो मैं इतना उम्मीद तो आपसे लगाती ही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले। Conclusion: The Good Morrow is a celebration of mature, spiritual and everlasting love. गॉड मेरो पोयम सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देती है उस मेच्योरिटी को, स्पिरिचुअलिटी को एंड एवरलास्टिंग लव को, यानी एक ऐसे प्यार को जो कि हमेशा रहने वाला है, जो आध्यात्मिक है, जो मैच्योर है। थ्रू vivid imagery and philosophical ideas, John Donne presents love as a force that transforms life, unites souls, and creates an eternal bond between two people. विभिन्न प्रकार के इमेजरी का यूज़ करते हुए हमारा जो पोएट है, जिनका नाम है जो अभी हमने आपको बताया, जॉन डॉन, तो जब उन्होंने एक फिलोसॉफिकल आइडिया दिया अपनी इस पोएम के थ्रू, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसके अंदर हम विविड इमेजरी भी देखते हैं इस पोएम में और फिलोसॉफिकल आइडियाज़ भी देख रहे हैं। जॉन डॉन प्रेज़ेंट करते हैं प्यार के उस दबाव को, उस फ़ोर्स को, जिसमें कि जीवन को बदलने की शक्ति है। यानी अगर सच्चा प्यार है, तो वो लवर्स के जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है। उस एकता की बात कर रहे हैं जिसमें 2 आत्माएँ एक हो जाती हैं एंड क्रिएट्स एन इटर्नल बॉन्ड, और एक बहुत ही मतलब पक्का बॉन्ड, जिसको हम कह सकते हैं आंतरिक रूप से एक बहुत ही मज़बूत बॉन्ड बनता है 2 लोगों के बीच में। लेकिन ऐसा तभी होता है जब ट्रू लव हो दोनों लवर्स के बीच में। तो जॉन डॉन यहाँ पर प्रेज़ेंट करते हैं प्यार की एक ऐसी परिभाषा या एक ऐसे प्यार को, जिसमें कि वो बताते हैं कि किस तरह प्यार में ताकत होती है, इंसान की ज़िंदगी को बदल देने की प्यार में ताकत होती है। यूनिटीज़
यूनाइट्स सॉल्व्स कर देने की, यानी कि आत्माओं का मिलन कर देने की, और प्यार में ताकत होती है इटरनल बॉन्ड बनाने की दो लोगों के बीच में। ये था आपका सोनेट गॉड मैरो। समझती हूँ आप बहुत अच्छे से इस सोनेट को समझ गए होंगे, और अगर आप इसी तरह से अपने क्वेश्चंस का आंसर अटेम्प्ट करेंगे, आई होप यू विल गेट द गुड स्कोर इन योर एग्ज़ाम। आप एक बहुत अच्छा स्कोर अपना जो है ले लेंगे अपने एग्जामिनर से, और आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए यही बेस्ट विशेज़ है मेरी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे नए वीडियो के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।